हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गति के नियम यानी कि न्यूटन के 3 गति के जो नियम हैं उन पर आने वाले न्यूमेरिकल के बारे में। और न्यूमेरिकल हम तभी लगा सकते हैं जब उसकी थ्योरी, उसके रूल्स, उसके हर एक चीज़ को पता रखे, तभी हम न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर रख दिया है। तो पहले हम लोग इन चीज़ों के बारे में समझेंगे कि ये नियम क्या होते हैं, बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। और देन हम लोग इस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो ये जो आप पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले से ही लिख करके रख दिया, तो इसको बहुत ही जल्दी से हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं, गति के जो नियम हैं। और आपको बता दें कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं आपके पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों में पूछ जाते हैं। कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, पॉलिटेक्निक में भी और आईआरटी में भी। और आप सोच रहे 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन बहुत ही हो गया, क्योंकि हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जो गति के नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं हम लोगों ने पढ़े हैं, 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पहला नियम देखिए, यहाँ पर हमने लिखा तीनों नियम के बारे में। पहला नियम क्या होता है कि किसी पिंड की अवस्था तब तक नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई बाहर का बल यानी कि बाह्य बल कार्य ना करे या फिर ना लगे। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि इसका आपने बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि फील्ड है और यहाँ पर हमने एक बॉल को रख दिया। तो बॉल को हमने रख दिया तो बॉल वहाँ पर रखी रहेगी। अब बॉल यहाँ पर रखी है, आज भी रखी रहेगी, कल भी रखी रहेगी, परसों भी रखी रहेगी, नरसों भी रखी रहेगी, सालों रखी रहेगी। अगर इस पर कोई किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगता, अगर इसको कोई उठा करके नहीं ले जाता है, कोई हवा इसको नहीं खिसकाती है, बारिश की वजह से, बारिश की बूंदों की धार की वजह से ये इधर उधर नहीं होती है, या फिर कोई जानवर इसको यहाँ से नहीं हटाता है, यानी कहने का मतलब इस पर किसी भी तरीके का फोर्स या फिर ऐसी चीज़ नहीं लगनी चाहिए जिससे ये इधर से उधर हो जाए, तब ये अपनी जगह खुद से नहीं बदल सकती है। बात समझ पा रहे हैं? क्या कहता है कि किसी पिंड की अवस्था तब तक नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यही कहता है पहला नियम। ठीक है, बहुत ही आसान नियम है। क्या कहा गया कि जैसी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ पर हमने मार्कर रख दिया, अब ये मार्कर हमेशा यहीं पर रहेगा जब तक हम यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई फोर्स लगाएंगे तब ये नीचे गिरेगा, इधर आएगा, इधर आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद इसी के साथ में एक चीज़ और होती है भाई, रुका हुआ है तो ठीक है, रुका ही रहेगा। लेकिन अगर चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम इस मार्कर को ऐसे फेंकते हैं, तो अगर इस पर कोई भी बल ना लगे, तो अगर हम इसको फेंक दें तो ये आगे जाता ही रहे, जाता ही रहे, जाता ही रहे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस पर कोई ना कोई फोर्स कहाँ लगता है, मतलब कोई भी फोर्स तो नहीं लगता अगर इस पर फेंकते हैं तो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस पे ग्रेविटी, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण का फोर्स लगता है, और यहाँ पर हवा है तो हवा का रेजिस्टेंस लगता है, जिसके वजह से ये जाकर के आगे कहीं रुक जाता है और रुकने के बाद धरती पे नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो वो आगे बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बिना फ्यूल के। ठीक है, कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने उसको गति दे दी फिर वो हमेशा चलता ही जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ यहाँ पर आपकी रेस्ट में है, विराम में है, वो हमेशा विराम में ही रहेगी, और जो चीज़ मान लीजिए कि मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। ये कौन कहता है? गति का पहला नियम कहता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। ये चीज़ें जो हैं, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये अभी आगे के क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, आगे के जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है? गति का दूसरा नियम क्या कहता है? बहुत बच्चे, सॉरी मार्कर गिर जाएगा। तो बहुत बच्चे इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन इसका एकदम सही डिफिनेशन जानिए कि जो गति का दूसरा नियम होता है, संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के समानुपाती होती है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? कहा गया कि जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के
समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? देखिए संवेग क्या होता है थोड़ा सा समझिए। संवेग अगर हमको किसी भी चीज़ का निकालना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास समझाने के लिए क्या ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा ये पिंड है, ठीक है, ये काला सा ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पिंड है, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि 1 kg का है, ठीक है। तो 1 kg का इसका जो भी मास है, m मास मान लीजिए, ठीक है, m मास है, और इसको हम किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं या फिर इसकी कोई वेलोसिटी से आगे जा रहा है, नीचे गिर रहा है, किधर भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक वेलोसिटी होगी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इसका संवेग। क्या कहते हैं? इसका संवेग कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? मास और उसकी जो है वेलोसिटी को, तो उसको संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर जब दो अलग अलग बॉडीज के संवेग होते हैं, ठीक है, तो उनका जो मतलब कि जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग में कुछ संवेग होगा, ठीक है, लास्ट में कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है चेंज होती रहेगी। तो उसी का जो परिवर्तन होता है, उसी का जो डिफरेंस होता है, उसकी जब हम दर निकालते हैं, दर का मतलब टाइम से जब डिवाइड करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है? बल के समानुपाती होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि F जो है, जो हमारा फोर्स है, वो किसके पर यहाँ पर ये क्या है? समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, वो है संवेग। ये आपका संवेग है टोटल, और मतलब ये संवेग, ये संवेग, ये तो संवेग, ये परिवर्तन हो गया, और जब हमने t से डिवाइड कर दिया तो उसको कह दिया संवेग परिवर्तन की दर। बात समझ पा रहे हैं? ये संवेग और इन दोनों को मिलाकर संवेग परिवर्तन, और जब आपने t से डिवाइड कर दिया तो संवेग परिवर्तन की दर हो गया। वो किसके समानुपाती होता है? F के, यानी कि बल के, ठीक है। तो अब इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट k लगता है। आपका ये जो फॉर्मूला होता है ये सीधे सीधे नहीं आ जाता, ये तो आप जानते हैं कि ये गति का दूसरा नियम है, लेकिन ये सीधे सीधे ऐसे नहीं आ जाता, ये जो है यहाँ से आता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आती है। कैसे? अगर आप चाहें तो हम आपको बता सकते हैं, समझ लीजिए। क्या होता है? F जो होता है आपका mv माइनस mu के दर के बराबर होता है, यानी कि बटे में t होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, समानुपाती को, तो यहाँ पे इक्वल लगता है, तो यहाँ पर k आता है वैल्यू। क्या आता है? k आती है, ठीक है। और k की वैल्यू बाद में 1 मान ली जाती है। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला आपका बनता है, इन दोनों में m है, तो m को कॉमन करके बाहर किया जाता है, m को कॉमन करके बाहर किया जाता है, तो यहाँ पर k रहेगा आपका, ये मान लीजिए अभी है k, ठीक है। अब k को वो मत समझिएगा कि किलोमीटर है, ये k अलग है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पर क्या बचेगा? v माइनस u और अपॉन में t बचेगा, ठीक है। और बाद में यही चीज़ तो आपका a होता है ना, ये क्या लिखा हुआ है? वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण होता है। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू 1 मान लें, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला k है, तो इसको 1 मान लेंगे तो वो हट जाएगा, बचेगा आपका m, और ये टोटल आपका a है, तो यहाँ से ma आ जाता है, ठीक है। तो F इंटू ma, ठीक है, फादर इंटू इक्वल मदर, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो F और ma, ठीक है, यहाँ से फादर और इधर से ma, माँ जैसे याद कर सकते हैं, तो फादर मदर बराबर होता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अब जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ये वाला बताएंगे कि संवेग परिवर्तन की दर को हम जो होती है दर, वो बल के समानुपाती होती है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं आ जाता, ये फॉर्मूला डिराइव करके आता है। क्लियर है? चलिए, थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा। क्या होता है थर्ड लॉ? थर्ड लॉ होता है कि जितना भी किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाएंगे, उतना वापस आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अगर आप पुश करते हैं, फिर उसके बाद जब उसको हाथ उठाते हैं तो वो इधर की तरफ आती है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। आप किसी चीज़ को बेंड करते हैं तो फिर वो अपोजिट ठीक होने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये पेन है, तो अगर हम इसको मोड़ना चाहें, मान लीजिए कि इसकी जो रिफिल है,
ठीक है। अगर हम उसको मोड़ना चाहें, जैसे ये है, इसको मोड़ना चाहें तो ये मुड़ गई है, लेकिन छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, फिर से वो अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा और वो फिर से उसी फॉर्म में बदलना चाहेगी। तो ये क्रिया का प्रतिक्रिया समझ सकते हैं, और उसके बदले और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम दीवार पे मारते हैं तो दीवार से भी हमारे उल्टा क्या है, फोर्स लगता है हमारे हाथों पर, तभी तो जा करके चोट लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये थर्ड लॉ कहता है। बात क्लियर है। चलिए, तो हमने तीनों लॉ के बारे में यहाँ पर बताया। तो अलग अलग यहाँ पर टर्म्स यूज हो रहे हैं, अलग अलग जो है शब्द यूज हो रहे हैं। कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं? एक बार बार आ रहा है बल, फोर्स, और एक आ रहा है मोमेंटम यानी कि संवेग। आवेग तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीजें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है संवेग परिवर्तन की दर। तो आखिर में ये बल यानी कि फोर्स और यहाँ पर ये मोमेंटम यानी कि संवेग होता क्या है? ठीक है, तो देखिए बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है? वह कारक जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था, एग्जाम्पल के लिए समझाया कि एक बॉल है जो कि एक फील्ड पे रखी हुई है, यहाँ पर ये फील्ड पे रखी हुई है, मान लीजिए बॉल है। ठीक है, तो ये तब तक नहीं यहाँ से मूव करेगी, तब तक यहाँ से नहीं हटेगी जब तक इस पे कोई बल ना लगे। अगर हम इसको ऐसे हाथ से ऐसे पुश कर देंगे तो पुश करने की वजह से उसकी अवस्था में चेंजेस आ गया। अवस्था में चेंज आने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ रुकी हुई थी तो वो मूव हो गई। ठीक है, कोई चीज़ रुकी हुई है, जैसे मान लीजिए कि मार्कर रुका हुआ है, हमने ऐसे थोड़ा सा किया, ये मूवमेंट में आ गया। देखिए ये मूवमेंट में आ गया। तो अब हमने क्या यहाँ पर क्या हुआ, ये किसके वजह से मूवमेंट में आ रहा है? उसी को हम लोग बल कहते हैं, उसी को हम लोग बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम में लगे हुए हैं, पापा ने काम पे लगा दिया, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, किसी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चल नहीं पा रहे हैं, या फिर कभी खेल रहे हैं, कहीं पर भी हो सकती है सिचुएशन। तो कहते हैं यार बल नहीं है क्या तुम्हारे पास? ठीक है, या फिर कभी कभी कहते हैं कि नहीं हमारे पास बल नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। तो बल का कहने का मतलब क्या है कि वो चीज़ नहीं है जिसके वजह से हम चल सकें या फिर जिसके वजह से उस चीज़ को उठा सके। जैसे मान लीजिए कोई वजन चीज़ है तो कहेंगे कि भाई हमारे पास इतना बल नहीं है कि हम इसको उठा लें। यानी कि उठाने का काम जो करती है वो कौन करता है? बल ही करता है। यानी कि बल होगा तभी हम जो चीज़ रखी हुई है स्थिर में है उसको हम उठा करके गति में करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज उल्टा भी हो सकती है, अगर कोई चीज गति में है जैसे मूवमेंट में है, उसको हम क्या कर दें? रोक सके, स्थिर में ला सके, उसको भी तो बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके तरफ एक गेंद आ रही है बहुत ही तेजी से, ठीक है, आप खेल रहे हैं, क्रिकेट की फील्ड पे खड़े हैं, बहुत ही तेजी से आपके तरफ आ रही है और उसको आप पकड़ते हैं। तो पकड़ते हैं तो क्या होता है, वो आ रही थी एक स्पीड से, उसमें एक गति थी, आपने उसको विराम कर दिया, रोक दिया। तो रोकने में क्या लगा? बल का यूज हुआ। ठीक है, बल नहीं होता तो आप उसको रोक नहीं पाते। ठीक है, तो जिसके वजह से अवस्था में परिवर्तन आता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब हमने बताया कि विराम में है, गति में कर दिया, गति में है, विराम में कर दिया। हम कर सकते हैं या फिर करने का प्रयास करते हैं कम से कम, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? मात्रक इसका क्या होता है? मात्रक इसके कई हैं, ढेर सारे हैं, और मात्रक पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मतलब कंफ्यूज किए जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, कभी वैल्यू जो है दूसरे मात्रक में दी जाएगी और आंसर किसी दूसरे मात्रक में पूछा जाएगा, तो आपको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना जरूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कैसे है, यहाँ पर कौन कौन से मात्रक है? तो मात्रक इसका होता है सबसे पहला अच्छा सही जो एसआई है, यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। एन से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है गुरुत्वीय मात्रक होता है इसका, गुरुत्वीय मात्रक। ठीक है, वो क्या होता है? किग्रा भार होता है। और एक मात्रक डाइन होता है और वो होता है सीजीएस। ठीक है, डाइन। ठीक, तो यहाँ पर डाइन भी इसका एक मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर नोट पॉइंट में हमने आपको लिखाया है कि 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है यूनिट कन्वर्जन करने के लिए। कभी कभी आपसे डाइन में कह देगा तो आप उसको तुरंत न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये आप याद रख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल 5 डाइन, ठीक है, मतलब 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, क्लियर है। चलिए, बल समझ गए। बल के बाद बात करते हैं संवेग की। अब ये संवेग क्या होता है, तो संवेग अभी हमने आपको थोड़ा सा बताया कि जब किसी भी किसी भी पिंड का मतलब कोई भी पिंड हो सकता है, चाहे वो कोई गाड़ी हो सकती है, कोई छोटा सा बॉक्स हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो उसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, जैसे हमने कहा ये मान लीजिए कि 1 kg का है और उसका जो वेग होता है, ठीक है, जितने वेग से ये जा रहा है, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं। तो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसका संवेग क्या होगा, बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसका संवेग क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है ना, तो ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान है लेकिन वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो टोटल संवेग आपका 0 हो जाएगा। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। इसका मात्रक देखिए, मात्रक निकालने का कैसा तरीका होता है, मात्रक आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। क्या कहा गया कि द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई, तो द्रव्यमान क्या होता है m और वेग क्या होता है v, तो mv होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक और इसका मात्रक दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जैसे लिखा है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, kg होता है, और वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब है कि ये दोनों साथ में आ जाएंगे ऊपर, तो पूरा आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर ऐसे अलग रहेगा थोड़ा सा, वो मल्टीप्लाई एकदम नहीं कर देंगे कि kjm लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर बीच में डैश लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, kg, या फिर नहीं भी लगाएंगे तब भी अंडरस्टूड रखेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर ये किलोग्राम है और ये मीटर है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं, समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मात्रक हो गया, और इसका एक मात्रक और होता है जब ग्राम में दिया रहता है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया रहता है। तो इसको ध्यान रखना है कि कब किस में दिया है, तो आपको चेंज करना आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आवेग की। ये आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, आवेग लिखा हुआ है कि बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी कि जो हमारा बल होता है, फोर्स होता है, अगर उसमें समय का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तब हमारा बनता है आवेग। तो आवेग को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, F इंटू टी लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, F का मात्रक और T का मात्रक। तो F का मात्रक न्यूटन और T का मात्रक सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, दो रिलेशंस हमको पढ़ने हैं, आज की क्लास में समझने हैं। तो यहाँ पर रिलेशंस यानी कि संबंध, ठीक है, किसमें किसमें, फोर्स और मोमेंटम में। तो फोर्स और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर बताया था कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम यानी कि जो आपका संवेग परिवर्तन की दर होती है। तो संवेग परिवर्तन ये टी से डिवाइड कर दिया तो उसकी दर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रिलेशन बनता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है इम्पल्स और मोमेंटम में क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर इम्पल्स और मोमेंटम में अगर आप रिलेशन निकालेंगे, अगर आप भूल भी जाते हैं तो अगर आप इसका फॉर्मूला याद रखते हैं कि I इक्वल एफ इंटू टी होता है, तो देखिए एफ इंटू टी होता है, तो एफ की वैल्यू तो आपको पता है ये होती है, तो इसके जगह इसको रख दीजिए, ठीक है। इसके जगह इसको रखेंगे तो टी से टी कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, एम वी माइनस एम यू। तो यहाँ पर ये क्या है, संवेग परिवर्तन। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि अगर आप फोर्स और मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स होता है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका बल होता है, फोर्स होता है, ये संवेग परिवर्तन की दर होती है, संवेग परिवर्तन की दर होती है। लेकिन जो हमारा आवेग होता है, आवेग वो संवेग परिवर्तन होता है। क्या हमने कहा, हमने कहा
कि जो आपका बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर होता है, संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। लेकिन जो आवेग होता है वो केवल संवेग परिवर्तन होता है, उसमें दर नहीं होता, टी से डिवाइड नहीं होता। तो ये परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन की दर। तो अगर आपको आवेग भी मिल गया है तो उसमें आप टी से डिवाइड कर देंगे तो आपका फोर्स मिल जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट मारिए, बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट, और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिखाया हुआ है ताकि आप इसको नोट कर सकें और लिख सकें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और इन पे बनने वाले क्वेश्चंस की बातें करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास इसके लिए, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा हटा दिया जाए जो हमारे काम की नहीं है। चलिए, काम की तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ बता दिया। तो इतना मेहनत से लिखा जाता है, लेकिन मिटाने में देखिए 2 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत हो गया काम खट से, है ना। चलिए, समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही पहले छोटे छोटे लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, कि कैसे करेंगे, इन चीज़ों को हम लोग कैसे समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसी स्प्रिंग, क्या है? किसी स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग पर लटका हुआ पिंड, किसी स्प्रिंग पर लटका हुआ पिंड 24.5 न्यूटन का बल लगाता है, ठीक है, लगाता है। पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अच्छा, ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी लिख देते हैं। 24.5 kg, 2.45 kg, 2.5 kg और 2.5 न्यूटन। ठीक है, क्या पूछा है? आपसे पूछा है पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होती है? कि केजी होती है। ठीक है, तो केजी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ये है, नहीं है, तो ये तो पहले ही कट गया क्योंकि इसमें न्यूटन है, तो न्यूटन तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पूछा द्रव्यमान है और द्रव्यमान आएगा तो हमेशा केजी में ही आएगा। ठीक है, तो हो सकता है ग्राम में दिया होता तो एक बार हम सोचते, भाई किलोग्राम, ग्राम में, इन सब में दे तो सोचते, लेकिन न्यूटन में दे दिया तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि किसी स्प्रिंग पर लटका हुआ। अब इस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ये मान लीजिए छत है, ठीक, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ये हुक है और इस पर लटक रहा है एक, क्या लटक रहा है? एक पिंड लटक रहा है, एक पिंड यहाँ पर जो है लटक रहा है। बात समझ पा रहे हैं? एक पिंड इस तरीके से लटक रहा है, कितने का है? 24 अच्छा, ये अभी तो पता ही नहीं है ना कितने केजी का, ये तो पता ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये पता है कि ये कितने का फोर्स लगा रहा है। स्प्रिंग के ऊपर ये कुछ फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा कि ऊपर की तरफ लगा रहा होगा? नीचे की तरफ लगाएगा ना। क्यों नीचे की तरफ क्यों फोर्स लगा रहा है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन है कि नीचे की तरफ ही क्यों फोर्स लगा रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी खींच रही है। ठीक है, गुड, ये धरती है, ठीक है, ये छत है आपका, मान लीजिए छत है या स्टैंड है, जो भी है आप मान लीजिए। ठीक है, बस इसको ऐसा मान लीजिए कि बस टांगा गया था कैसे भी करके, ये स्टैंड बना देते हैं। चलिए, ये आपका स्टैंड है, यहाँ से ये टांगा गया है। ठीक है, चलिए, तो क्या है? ये नीचे की तरफ इस वजह से आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आपको इसका मास निकालना है।
ठीक है, कितना है। तो आपको बता दिया कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 24.5 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, ये आपका फोर्स लग रहा है। आपको ये बताना है कि द्रव्यमान क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F = m/a, यही फॉर्मूला पढ़ा है, सेकेंड लॉ, यही फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर हमने बताया था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, सही बात है। आपको F दिया गया है, ठीक है, ये यहीं से लिख देते हैं, ये आपका F है। ठीक है, F दिया गया है। आपको यहाँ पर M पूछा जा रहा है, M का मतलब मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, और A आपको नहीं दिया, और A जब तक आपको नहीं दिया है तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो A है वो नहीं दिया गया है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो A तो आपको पता नहीं है, तो लेकिन आपको ये तो पता है कि जो धरती है वो किसी भी चीज़ को G वैल्यू से खींचती है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। तो G आपका कितना लगता है, यानी कि A जो है वो आपका G के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेविटी जो है नीचे खींच रही है। तो ये कितना होता है, ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको मिल गई है और F भी मिल गई है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है M। ठीक, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन सकता है ना कि F/A = M। ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये बन सकता है कि नहीं। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप जो वैल्यूज़ देख पा रहे हैं इसमें से ये दो वैल्यू बहुत ही करीब है, जैसे कि 2.45 और 2.5, और आगे करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 0 आगे आएगा, क्योंकि ये 45 है तो आगे ये 50 आएगा, तो ये बहुत ही करीब है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू 10 रख देते हैं, देखिए यहाँ पर वैल्यू आप क्या रखते हैं 10, तो 10 अगर आप रखते हैं तो ये क्या आएगा, अगर मान लीजिए कि हमको अब M निकालना है, ठीक, तो M का फॉर्मूला हमको पता है कि F/A है। तो अगर हमारा F कितना है, F हमारा है 24.5। अगर हमने A को 10 रख दिया होता, 10, तो हमारा देखिए ऑप्शन ये वाला राइट हो जाता, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.45 आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको 10 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि जब तक कहा नहीं है तब तक नहीं रखना है। तो क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे 9.8, क्या रखेंगे 9.8 रखेंगे। तो 9.8 आ गया। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो M = क्या आएगा, M = आपका आएगा 245, और पॉइंट एक नंबर पे इधर भी एक नंबर पे इधर, दोनों कट जाएगा तो 90 यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर है, 98 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, पहले कट कर लें, क्या कर लेते, पहले डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, डायरेक्ट डिवाइड ही कर देते हैं भाई साहब। ठीक, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं इसको। चलिए, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगी, तो पता ही है आपको, क्योंकि ऑप्शन में आपको इसी तरीके से दिख रहा है। ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो सेम वही लिख दिया है। ठीक, तो बचा है इन्हीं दोनों में से कौन सा आ जाएगा, तो 2 बार जाएगा। तो 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लगेगा 1, और 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको घटाएंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पर आपका आएगा नहीं, यहाँ पर आपका ये 4 आएगा। ठीक है, मतलब ये तो इसको दे चुका है ना, तो ये 1 और 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा आपका पॉइंट, और पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 0। ठीक, तो अब इसको आप टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स में आपका क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, 8 × 5 = 40 का 0, हाथ से लगेगा 4, और 9 × 5 = 45, 45 और 4 = 49। ठीक, तो ये सब कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू ये आएगी। ये हम डिवाइड करके इस वजह से दिखाए, क्योंकि आप यहाँ पर कंफर्म करें कि कौन सी वैल्यू आ रही है, ये 45 वाली की 50 वाली, क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके ऑप्शन रहेंगे, एकदम सटीक, थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, तो आप उसमें गेस करके नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए सटाक से।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पिंडों के द्रव्यमान का अनुपात, दो पिंडों के द्रव्यमान का अनुपात, दो पिंडों के द्रव्यमान का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने, कुछ बल लगाने से उसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, ठीक है। कहने का मतलब है कि दो पिंड है, उसमें इसका रेशियो ये और ये है, और पहले पिंड पर यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ न कुछ बल लगाया गया जिसकी वजह से इतना त्वरण आ रहा है, ठीक है। आगे क्या है? लगाने पर उत्पन्न होता है, ठीक है, होता है। उसी बल से दूसरे पर कितना त्वरण आएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है 8, 6, 4.5 और 9, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, कि दो पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, उसका द्रव्यमान का रेशियो दिया है 3 और 4। तो चलिए हम पहले पिंड को, अगर पहले की बात करें तो पहले को हम मान लेते हैं 3 kg का है, क्योंकि 3 इसका दिया तो पहले को हम 3 मान लेते हैं, और दूसरे को हम मान लेते हैं 4 kg, तभी तो रेशियो 3:4 का बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मान लिया हमने। पहले पिंड पर कुछ बल लगाते हैं, ठीक है, कुछ बल लगाते, पता नहीं है पहले वाले पे। यहाँ पर मान लीजिए कि हम, ये तो पता चल चुका, और यहाँ पर हम बल लगाते हैं, और वो बल कितना है, मान लीजिए कि F है, ठीक है, F बल लगाते हैं, तो इसमें जो त्वरण आता है A आता है, वो कितना आता है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि वही बल अगर हम दूसरे वाले पे लगाएंगे तो कितना त्वरण आएगा। तो पहले बल तो निकालें, तो बल हम यहाँ से निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि फोर्स कितना लगा रहे थे। तो फॉर्मूला क्या होता है, F = m/a। तो हमको m पता है 3, और ध्यान रखिए ये kg में होना चाहिए, kg में है तो इधर ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या आएगा टोटल, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 न्यूटन। तो यानी कि वो जो बल है 18 न्यूटन का लग रहा है। तो कह रहा है कि जो बल इस पे लग रहा था, वही बल जब इस पे लगाते हैं तो कितना त्वरण इसमें आएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा है, ये 3 kg का, ये 4 kg का है। तो हमको फोर्स इस पे पता चल चुका कि ये 18 न्यूटन का है, ठीक। अब आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वही फार्मूला सेम लगाएंगे, F = m/a। तो अब यहाँ से हमको F पता है 18, ठीक, हमको m पता है 4, a हमको नहीं पता है, तो a यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 4 को इधर भेज करके निकाल सकते हैं,
तो क्या लिखेंगे 18/4 और इक्वल में a। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9/2 और ये a के इक्वल है। तो a इक्वल 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात क्लियर है। इस तरीके का ये क्वेश्चन एक दूसरा टाइप हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सारे क्वेश्चंस नोट करते चलिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितने कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 800 kg की कार 90 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही थी। अरे चल रही थी तो चले भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, चल रही थी। अच्छा, दिक्कत यह है कि ब्रेक लगा दिया। ब्रेक क्यों लगाया? क्योंकि आगे गड्ढा आ गया होगा, ठीक है, गड्ढा भाई। तो ब्रेक लगाने पर 50 मीटर तक जाकर रुक जाती है, ठीक है, रुक जाती है कार पर कार्यरत। क्या बात है? कार्य पर कार्यरत मतलब लगा हुआ, ठीक है। तो कार पर लगने वाला या फिर कार्यरत, लगने वाला। चलिए हिंदी वाले बच्चे भी हिंदी नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या ही बात है ना। कार्यरत मंदन बल होगा। अब देखिए मंदन बल होगा। जो बच्चा पढ़ के नहीं गया वो सोचा गया मंदन बल कहाँ से आ गया, चंदन मंदन बल कहाँ से आ रहा है। तो चंदन मंदन उसको नहीं समझ आएगा तो सोचेगा भाई ये तो हाई लेवल है, छोड़ो, और छोड़ के चला आएगा। और ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको झटकों में उड़ा देने हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन का कोई लोड नहीं लेना है। लोड जिसका लेना है उसका लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस ये स्टार्टिंग के इसमें समझा रहे हैं। चलिए देखिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 800 kg की कार है, ठीक है, कार है, मान लिया। एम आपको दे दिया गया है 800 kg, ध्यान रखिए केजी में दिया हुआ है। आगे दिया है कि 900 किलोमीटर पर आवर, 900 है केजी, 900 kg पर आवर, 900 भी नहीं लिखा है, 90 लिखा है। तो 90 किलोमीटर पर आवर, केजी से नहीं होगा, केजी तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। 90 किलो 1 घंटा में चलती है, ये क्या बात हुई। तो 90 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, ये इसके वेग है, ठीक है। ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने पर, ब्रेक मतलब ऐसे नहीं लगाते ब्रेक, वो पैर से लगाते। तो ब्रेक लगाने पर 50 मीटर, भाई ब्रेक लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि ब्रेक हमने लगाई तुरंत रुक गई। मान लीजिए कि उसकी ब्रेक लगाने पे तुरंत पहिया भी रुक गई तो वो गाड़ी तो घिसल जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ाया था इसका फर्स्ट लॉ में अभी तक लिखा हुआ है कि अगर कोई वस्तु लगातार गति में है तो वो कोशिश करेगी कि वो गति में ही रहे, अगर आप उसको एक बार रोकने की कोशिश करते हैं तो, ठीक। तो यहाँ पर वो गति में रहने की कोशिश करेगी, उससे स्लिप करके आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि वो धीरे धीरे ही गई, लेकिन 50 मीटर कैसे भी करके गई, ठीक। तो 50 मीटर तक जाकर रुक जाती है। कार पर कार्यरत बल, ठीक है। मंदन बल आपको बताना है, तो बल आप निकालेंगे वो निगेटिव में आएगा। मंदन बल किसको कहते हैं समझिए। जैसे जब हम किसी चीज को ढकेलते हैं तो वो जब आगे जाता है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं कि वो बल पॉजिटिव में है, ठीक है। और जब कोई चीज़ आ रही होती है और उस पर हम बल लगा करके उसको वेलोसिटी को एकदम धीमा करते हैं,
उस पर जितनी उसकी वेलोसिटी थी उसको धीमा करते हैं, कम करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग मंदन कहते हैं कि उसमें कम करते हैं और इसमें बढ़ाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे जब हम गाड़ी स्टार्ट करके चलते हैं तो हम त्वरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, त्वरण करते हैं। लेकिन जब हमको रुकना होता है कहीं पर तो हम पहले गाड़ी को थोड़ा धीमे करते हैं फिर रुकते हैं, तो वो क्या होता है, वो मंदन होता है कि स्पीड को धीमा किया, ठीक है, स्पीड को बढ़ाया तो त्वरण और स्पीड को धीमा करके रोका तो मंदन। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो एम आपको दे दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, वेग दिया गया है। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले वो लगेंगे जो इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? एक आपका होता है v इक्वल, अब इन फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए, सब हमने पढ़ा है पहले ही, प्लस हाफ, ये क्या हो गया, v इक्वल यू प्लस ए टी हो गया, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको भी आप याद रखिए। अब ये कहाँ पर लगेंगे? देखिए, ये फॉर्मूले हमने आपको बताए थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो वहाँ पर ग्रेविटी के लिए बता रहे थे, तो ग्रेविटी जो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए है वहाँ पर वो एक्सेलरेशन जी हो जा रहा था, तो अब यहाँ पर वो जी ना हो करके हमेशा ए ही रहेगा और ए की वैल्यू यहाँ पर आपको दी रहेगी, नहीं दी रहेगी तो आप उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एम आपको दिया गया है, ठीक है, एम दिया गया है और आपको बताया गया कि जो गाड़ी है उसकी जो गति है, ठीक है, वो कितना थी, जब फोर्स लगा तब की बात हो रही है, और जब फोर्स लगेगा तभी से हमारा जो है रूल वगैरह काम करना स्टार्ट करेगा, तो उसी टाइम पर हमको यू देखना है। तो उस टाइम पे बताया है कि 90 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही थी। तो हमने अभी अभी बताया कि किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कीजिए, ठीक है, किस में कीजिए, मीटर पर सेकंड में कीजिए। तो मीटर पर सेकंड में करने का क्या मतलब है, मीटर पर सेकंड में करने से करेंगे तो 90 है और आपको मीटर में करना है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5/18 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप ये सब भूल जाते हैं तो आपको हम एक तरीका बताते हैं इसको चेंज करने का। 90 लिखिए, ये किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, सही बात है। ये घंटा है, आवर बटे में है ना, तो बटे में आप इसके लगाइए, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 60 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट में 60 सेकंड, ठीक, तो 3600 सेकंड 1 घंटे में होते हैं। अब इसको अगर आप कट कर देंगे तो यहाँ से आपको 5 आ जाएगा और यहाँ से आपका 18 आ जाएगा, तो 5/18 तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 कम 18, 18 पंचे 90, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, 1 सेकंड में 25 मीटर, बहुत तेज, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है कि ब्रेक लगाने पर 50 मीटर तक जाकर के रुक जाती है। जब हमने ब्रेक लगाए तब भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए, वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 मीटर है। बात समझ पा रहे हैं, कितनी है, 50 मीटर है, ठीक। तो इतनी डिस्टेंस भी आपकी ये चल रही है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कार्य पर, मतलब कार पर कार्यरत बल कितना होगा। अब बल कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा, बल कैसे निकलता है, फोर्स आपको बताना है और फोर्स निकलता है m इंटू ए से, m इंटू ए से। आपको m पता है कि 800 किलो की हमारी गाड़ी है, आपको ए नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे इस चीज़ को। बात समझ पा रहे नहीं? तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों से क्या निकालना है, ए निकालना है, कैसे भी करके आपको ए निकालना है। तो ए आप कैसे निकाल पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, आपको v दिया गया है, ठीक है, हाँ, v भी इसमें होगा। v क्यों होगा, क्योंकि अंतिम में जाकर के तो रुक जाती है ना, देखिए जाकर के रुक जाती है, तो लास्ट में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 भी है, ये भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम 90 हटा करके 25 ही लिख देते हैं, ठीक है, ताकि इधर जगह बच जाए। तो 25 कहाँ से आया था, समझिए ना, मीटर पर सेकंड है। तो ये इतनी चीज़ आपको दी गई है। तो अब आपको यहाँ से क्या निकालना, ए निकालना है, कैसे भी करके। तो ए आपको निकालना पड़ेगा, चलिए निकालते कैसे। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये है,
और समय भी नहीं दिया गया है, समय भी नहीं दिया गया है। तो यही वाला हो वो हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं और समय हमारा नहीं आता है। ध्यान से देखिए, आपको ये दिया गया है, u दिया गया है, v दिया गया है, s दिया गया है और a तो आपको निकालना ही है। तो इसमें ये चारों चीज़ें है कि नहीं है। लेकिन अगर इसको और इसको लेंगे तो इसमें t रहेगा, इसमें t रहेगा और यहाँ पर समय की तो कहीं बात ही नहीं की गई है, तो उन दोनों को हम नहीं ले सकते हैं। कौन सा लेंगे, यहाँ पर लेंगे v का स्क्वायर इक्वल u का स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। ठीक, 25 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पर 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे s क्या है आपका 50 है, ये करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ पर प्लस 50 दूना 100 a आ जाएगा। इस चीज़ को हम इधर भेजेंगे, मान लीजिए इस पार्ट को इधर भेज देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा -100a इक्वल, या फिर चलिए इसी पार्ट को इधर भेज देते हैं तो -625 इक्वल क्या हो जाएगा 100a। तो a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 100 जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये a की वैल्यू आएगी। ठीक, तो a की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो आएगी -6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a की वैल्यू माइनस में क्यों आ रही है, माइनस में इसी वजह से आ रही है क्योंकि ये त्वरण नहीं मंदन है। और मंदन क्या होता है, जब वो धीरे धीरे रुक जाती है। त्वरण क्या होता है, जब वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका मंदन आ रहा है। अब मंदन को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फोर्स है वो भी माइनस में ही आएगा। तो बस माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि मंदन बल है वो। ठीक, तो लेकिन आएगा तो है ही। तो आप क्या कीजिए, अब फोर्स निकालने के लिए m यानी कि 800 और मल्टीप्लाई a यानी कि 6.25 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए करते हैं, 2 0 इनको ख़त्म कर देगा तो टोटल ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6 2 5। तो इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 8 5 40 का 0, हंसी लगेगा 4 और यहाँ पे 8 दूनी 16 का 0, मतलब 16 4 20, उसका 0 आ गया। और उसके बाद 2 और यहाँ पर आपका आएगा 8 6 48, 2 48 और 2 50। ठीक, तो आपका ये 5000 न्यूटन जो है आ रहा है। तो 5000 न्यूटन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कैसे आपको निकालना है क्लियर। हमने आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि हम इसी फॉर्मूले का क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको कैसे निकालनी है, हर एक चीज़ हमने आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे बताई। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ताकि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर पाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 kg 2 kg द्रव्यमान के पिंड पर स्थिर बल लगाने पर वह प्रथम सेकंड में 3 मीटर, ठीक है, तथा अगले सेकंड में
1 मीटर अतिरिक्त दूरी तय करता है। ठीक है, पिंड पर लगा बल है, यानी कि पिंड पर लगने वाला बल कितना होगा वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 4, 12, फिर है 8 और फिर है 2। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 4 न्यूटन और 2 न्यूटन। क्लियर है? ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन में जो चीज़ें हैं उसको लिख लेते हैं। एम आपको दिया है 2 किलो, मतलब 2 केजी। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पर पिंड जो है स्थिर बल है, मतलब किस पे एक स्थिर बल मतलब कांस्टेंट फोर्स लगाने पर पहली बार जब उस पर हम लगाते हैं तो वो 3 मीटर आगे चलता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि प्रथम सेकंड में, यानी कि जब पहले 1 सेकंड में हम बल लगाते हैं 1 सेकंड के लिए तो वो 3 मीटर आगे बढ़ता है। ठीक है, तथा अगले सेकंड में जब हम दूसरे सेकंड में उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो 1 मीटर अतिरिक्त दूरी तय करता है। ये सब क्या मतलब है इसका, समझिए ध्यान से। देखिए पहले सेकंड में कितना दूरी तय करता है, पहले सेकंड में क्या होता है, देखिए पहले सेकंड में समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड का कह रहा है ना पहले सेकंड में, तो पहले सेकंड में 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, एस कितना ट्रेवल हो रहा है, कितने डिस्टेंस चल रहा है, 3 मीटर, 3 मीटर चल रहा है। एस को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, यहाँ पर सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ये। ठीक है, तो यह डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, कितना हो रहा है 3 मीटर का। उसके बाद जब चलना स्टार्ट करता है तब स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी तो 0 रही होगी, रुका था। ठीक है, उसके बाद ये चलना स्टार्ट करता है, या फिर यहाँ पर कहा गया है कि रुका हुआ है पिंड, नहीं कहा गया है तो आप इसको यू को यू ही मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू मानेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका यू है। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम रिलेशन बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब फॉर्मूला हमारा क्या है, सारा फॉर्मूला इरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, एस, क्योंकि आपको दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला होता है, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बना सकते हैं कि एस इक्वल यू के जगह यू, टी की जगह 1, तो ये यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हाफ और ए की जगह कुछ नहीं है तो ए ही रहेगा, और टी का मतलब टी की जगह 1 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसका वही रहेगा, और एस के जगह भी तो दिया हुआ है 3, तो 3 रख दीजिए। ठीक, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि तथा अगले सेकंड में 1 मीटर अतिरिक्त दूरी तय करता है। अगले सेकंड में क्या होता है, अगले सेकंड में क्या होता है भाई, अगले सेकंड कहने का मतलब समय कितना लगा। देखिए अब समय कितना लग रहा है, अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो 1 सेकंड वो लगा था और 1 सेकंड और, तो टोटल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 + 1 = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये 5 नहीं है, ये एक्चुअली में यस है। ठीक है, तो 2 सेकेंड का समय। और अगर हम बात करें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, तो स्टार्टिंग में 3 ट्रेवल किया था, 3 मीटर, और फिर यहाँ पर 1 मीटर और। ठीक है, लेकिन 1 मीटर और यहाँ पर अगर आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिखा है कि अगले सेकंड में 1 मीटर अतिरिक्त, मतलब जितना पहले चला था उससे 1 और ज़्यादा, तो 1 अतिरिक्त कहने का मतलब इस बार ये 4 चला। ठीक है, 4 मीटर चला, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा।
ठीक, टोटल कितना हो जाएगा 7 मीटर। और स्टार्टिंग में इसकी भी वेलोसिटी u थी। क्यों? क्योंकि हम अब शुरू से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। ये सब हम खटकरम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको बल निकालना है। देखिए लिखा ना बल। अब बल का मतलब होता है फोर्स, और F बराबर होता है m इंटू ए, जिसमें से हमको m तो पता है, देखिए 2 kg, लेकिन हमको a नहीं पता, तो हम a निकालेंगे। तो a कैसे निकालेंगे? तो इधर का जो सब लिखा है वहीं से a निकलेगा, वहीं से एक्सेलरेशन निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यही लिखा रहने देते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। तो क्या आएगा? s की जगह 7, ठीक है, ut की जगह t इस बार आपका क्या है यहाँ पर 2 सेकेंड है, तो 2 का हो जाएगा 2u हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अब की बारी u के साथ हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर आपका a जो है वो a ही रहेगा, और आपका जो समय है 2, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 से ये कट जाएगा 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। बात क्लियर है? तो एक इक्वेशन ये बन रही है, एक इक्वेशन ये बन रही है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? ध्यान से देखिए। अब सारी चीज़ों को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इन चीज़ों को हटा देते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें ना आए, बस हमको 2 इक्वेशन दिखाई दे, केवल चिड़िया की आँख दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दिखाई देनी चाहिए। चलिए इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो क्या यहाँ पर आप 2u, यहाँ पर 2u देख सकते हैं, तो क्या हम दोनों को सेम कर दें, माइनस कर दें, काम हो जाए? ठीक, तो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कट जाएगा, तो केवल a बचेगा। अरे भाई 1/2a था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल a ही तो बचेगा, ये आ जाएगा कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें माइनस कर देंगे, मतलब कि इसको हम माइनस करेंगे इसके साथ, तो इसको माइनस करेंगे तो इधर वाला पार्ट इसमें माइनस होगा तो 1 आएगा, और ये माइनस होगा तो ये तो कट ही जाएगा, और ये माइनस होगा तो क्या आएगा a, सीधे a। भाई 2a में a माइनस होगा तो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू तुरंत आ गई, हमको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। a की वैल्यू सीधे 1 आ रही है, और 1 क्या, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट आपको याद रखनी है, तो 1 मीटर। अब देखिए आपको बल निकालना था, बल m कितना दिया था 2, एक्सेलरेशन कितना आया 1, और आपको यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड में रहना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में है, ये केजी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी चल के न्यूटन में आएगा, तो 2 एकम 2 न्यूटन आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, और भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाए इस पे। चलिए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, तब से हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं। हाँ चलिए, और अपने बारे में तब से थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, बताते रहिए कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए। ठीक है, और देखिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम तो यही कहते आ रहे हैं हमेशा से कि आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आपको PDF मिलता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करेंगे, कम्युनिटी पे जाइए, नहीं तो नंबर दिया रहता है यहाँ पर, ठीक है, मैसेज कर दीजिए। मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ग्रुप में जुड़ जाइए, जो है नोट्स पाइए, नोट्स का मतलब PDFs क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए रेडी हो, क्यों बार बार निकल रहा है। क्वेश्चन है कि एक जलपोत क्या होता है भाई? जलपोत होता है शिप, पानी वाली जहाज, ठीक है, का
द्रव्यमान। अब इसका द्रव्यमान कितना होगा, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए भाई, देखिए कितना ज्यादा है। ठीक है, ये है इसमें लगा इंजन, इसमें इंजन भी लगा होगा, ये वही तो इसको आगे बढ़ाएगा। इंजन पानी को 5 × 10⁵ न्यूटन बल द्वारा पीछे की ओर ढकेलता है, पीछे की ओर क्या है, ढकेलता है, ढकेलता है। अच्छा, दो बार हो गया क्या, ढकेलता है। स्थिर अवस्था में देखिए, बात क्या है ना कि बच्चे हर चीज का रैपिड फॉर्म चाहते हैं कि भाई बस हमको 10 क्वेश्चन ऐसे बता दो जो एग्जाम में आ जाए और उसी को हम कर ले, उसी काम कर ले। भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होता है कि आपको बस तुरंत आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप बस उतना करेंगे काम हो जाएगा, बना नहीं मिलेगा। आपको उसको प्रैक्टिस करके, कोशिश करके करना पड़ेगा, तब जा करके काम होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के पीछे मत भागा कीजिए। बहुत बच्चे इस तरीके के एसएमएस करते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे बता दीजिए। तो इसमें क्या है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करके 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद शिप की चाल होगी। अब की बारी चाल पूछ लिया है। ऑप्शन में है 5, 0.11 और NOT, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक शिप है जिसका द्रव्यमान आपको दिया है, m दिया है, कितना दिया है, 3 × 10⁷ kg दिया है। ठीक है, इसमें लगा इंजन जो है कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जो इंजन है इतने बल के द्वारा पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है। और अगर आप तैरने का बेसिक रूल समझेंगे तो तैरने का बेसिक रूल यही होता है कि जब हम पानी को ऐसे पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो पानी हमें आगे की तरफ पुश करता है, यानी कि इसमें थर्ड लॉ हमारा लगता है। ठीक है, थर्ड लॉ। जैसे आप कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे या फिर छोटे बच्चों को देखेंगे, वो जैसे पेट के बल ऐसे लेटे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर करके घिसिल के आगे चलेंगे। तो उससे क्या होता है, वो ऐसे आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो जो भी जगह जमीन पकड़ने का है वो उनको मतलब कि ऐसे लगाते हैं तो वो आगे की तरफ पुश करता है, तो वो आगे ऐसे चलते जाते हैं। सेम उसी तरीके से पानी में भी होता है। ठीक है, आप नाव देखेंगे तो नाव में क्या करता है भैया, इस तरीके से पकड़ा होता है और ऐसे करता है, पानी को जब इससे ढकेलता है तो ये नाव आगे की तरफ। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये आगे की तरफ, ऐसे करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक, तो उसी तरीके से जितना फोर्स हम पीछे की तरफ लगाते हैं उतना ही फोर्स हमको आगे की तरफ मिलता है। ठीक है, यही तो कहता है ना थर्ड लॉ हमारा, कि जितना हम एक दिशा में काम करेंगे उतना हमको विपरीत दिशा में आगे फोर्स मिलेगा। तो ये कह रहा है कि जो फोर्स ये किसका फोर्स है, पानी को हटाने का। तो पानी को हटाने का फोर्स है, तो जितना फोर्स हम पानी को हटा रहे हैं वही फोर्स पूरा शिप पे लग रहा होगा। बात क्लियर है। ठीक है, क्योंकि शिप के द्वारा लगाया जा रहा है।
तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो फोर्स है वो हमारा कितना है, फोर्स हम कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं, 5 × 10⁵ न्यूटन है। क्लियर है? ठीक है, तो इससे पीछे ढकेला जा रहा है, यानी कि फोर्स, इसी फोर्स से वो आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, पानी पीछे ढकेला जा रहा है लेकिन इसी फोर्स से नाव आगे बढ़ रहा होगा। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है कि स्थिर अवस्था से बता दिया है, उसमें नहीं बताया था, तो यहाँ कह रहा है स्थिर अवस्था से, तो कहने का मतलब है कि u आपका 0 हो चुका है। ठीक, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करके 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद, यानी कि s भी बता दिया है कि 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद आपको बताना है शिप की वेलोसिटी, यानी कि लास्ट वाली बताना है आपको कि v कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है। अब फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें तो ये दी गई हैं, इतनी चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें कमी किसकी है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, s इक्वल, ऐसा नहीं, s इक्वल नहीं, यहाँ पर लग सकता है आपका v² इक्वल, क्योंकि t यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो t नहीं दिया गया है जब भी आपको t नहीं दिया रहेगा तब आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2as। तो देखिए यहाँ पर आपको v तो निकालना ही है, u दिया गया है 0 और 2 तो पता ही है, a और s, तो इसमें s दिया गया लेकिन a नहीं पता है, तो पहले हम a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a, और a हमारा कहाँ से मिलेगा, इन दोनों चीज़ों से मिलेगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से a मिलेगा। तो f इक्वल क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप देखेंगे एक दूसरे को रिलेशन को निकालना तो बहुत ही आसान है भाई, इसमें f और m दिया, a निकाल सकते हैं और उस a को निकाल के यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो जैसे गेम खेलते हैं वैसा ही है जस्ट, तो इसमें हमको क्या निकालना है, a निकालना है, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, f/m, क्योंकि m को इधर भेजेंगे तो a के इक्वल हो जाएगा, है ना, तो a ही तो आपको निकालना था। तो f आपका क्या है, f आपका है 5 × 10⁵ और आपका m कितना है, वो है 3 × 10⁷। ये आपका m है, m ज़्यादा है f कम है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 5 का इधर 5 कट जाएगा तो केवल इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर केवल 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100, और यहाँ पर ये और ये, ठीक है, टोटल, तो ये तो बहुत कम हो जाने वाला है भाई, 5 और अपॉन में 300 आ रहा है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा कट कर सकते हैं वैसे, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, ठीक, तो 1/60 आ रहा है, 1/60 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है a की। अब इसको सॉल्व मत कीजिए क्योंकि हो सकता है भी इधर कट जाए, तो आप इसको सॉल्व मत कीजिए, वही रहने दीजिए। तो अब आपको v निकालना था तो आपने v² लिखा, u आपका 0 ही है क्योंकि बता दिया है स्थिर अवस्था से चल रहा है। ठीक है, 2 की जगह 2 रखा और a की जगह आपने 1/60 रखा। अब ध्यान रखिए यहाँ पर केजी और न्यूटन में ये दिया है तो ठीक है, अगर ये यूनिट दूसरे में दिया तो आपको कन्वर्ट करने के बाद ए निकालना है ताकि ए जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आए। यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। यस कितना है, 30 है, यस कितना है, 30 है। ठीक, तो एस आपका 30 है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 30 दूनी 60 और ये 60 है, तो इन दोनों से ये टोटल कट जाएगा, तो v बराबर क्या होगा, 0 प्लस इधर का टोटल 1 बचेगा, तो 0 + 1 क्या होता है, 1, तो v बराबर √1 इक्वल क्या आएगा, √ हो जाएगा ना, इधर स्क्वायर इधर आएगा 1 आएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी आई है कहीं पर, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आपका इसका आंसर जो है आ जाएगा। बात क्लियर है? तो आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, आपने इन सारी चीज़ों को समझा होगा, इसके जितने भी नियम बताए और जितने भी क्वेश्चन बताए आपको समझ आए होंगे। और इसके बाद की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसमें हम लोग कंजर्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि जो कंजर्वेशन का होता है मूवमेंट का लॉ, उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं बंदूक से गोली मारी, ठीक है, इस वेग से बंदूक का मास इतना है तो गोली का मास कितना होगा, तोप से गोली चला दी, किसी गुटके में यानी कि बॉक्स रखा हुआ इस पर हमने गोली मार दी,
तो वो कितना पीछे जाएगा या फिर कितना फोर्स से उसके ऊपर आएगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसकी बात करने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास और भी इम्पोर्टेंट और भी मज़ेदार होने वाली है, तो उसमें आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को दोस्तों के पास भेज दीजिए ताकि, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्लास आए, ठीक है, जो अभी हमने बताई, वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिस पहुंच जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।